नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवि बिहारी की काव्य कला की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बिहारी रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। ये रीति सिद्ध परंपरा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, जिसमें उन्होंने 713 दोहों का सृजन किया है। बिहारी की काव्य कला का विवेचन हम भाव पक्ष और कला पक्ष इन दोनों दृष्टिकोणों से करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इनकी भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। बिहारी के काव्य में हमें भावगत विशेषताओं में सबसे पहले जो दिखाई पड़ता है वो है संयोग श्रृंगार का वर्णन। बिहारी के काव्य का मूल विषय है संयोग श्रृंगार। कवि बिहारी ने श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों का वर्णन तो किया है, लेकिन जैसा कि हम गणानंद के मामले में देखते हैं, उन्हें वियोग में विशेष सफलता मिली। वहीं बिहारी ने संयोग श्रृंगार का विशेष रूप से सुंदर वर्णन किया। संयोग श्रृंगार के तहत बिहारी ने नायिका का रूप सौंदर्य, नक्शिक वर्णन, हाव भाव, वेशभूषा, इन सभी का प्रभावशाली वर्णन किया है। जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये जो दोहा है, ये अनुभवों का, रस के जो अलग अलग तत्व होते हैं उनमें एक अनुभव होते हैं। तो अनुभव का बहुत अच्छा उदाहरण, शायद हिंदी साहित्य का श्रेष्ठतम उदाहरण इसे कहा जाता है। दूसरा, वियोग श्रृंगार। यह सही है कि कवि बिहारी ने संयोग और वियोग श्रृंगार के इन दोनों पक्षों का वर्णन किया है, किंतु वियोग वर्णन में, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, गणानंद के समान इनको इतनी सफलता नहीं मिली। कहीं कहीं तो इनके वर्णन हास्यास्पद हो गए हैं, ऊहात्मक हो गए हैं। उनका वियोग वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। यही कारण है कि उनके वियोग वर्णन में सहजता नहीं रहती, लेकिन कहीं कहीं संयोग वर्णन की तरह वियोग वर्णन भी सुंदर बन पड़ता है। जैसे लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ जर हूँ मिटे न जार। विरह की अग्नि को अनुपम बताया है। लगातार बारिश बरसने पर भी, झर लगने पर भी इसकी जो ज्वाला है, जार ज्वाला, वो मिटती नहीं है। सामान्य तौर पर ज्वाला पर अगर बारिश की झड़ी लग जाए तो बुझ जाती है। विरह की अग्नि ऐसी बताई गई है बिहारी के द्वारा, अनुपम है, जो इतनी ज्वाला के बावजूद, इतनी झड़ लगने के बावजूद ज्वाला शांत नहीं होती। बिहारी के काव्य की तीसरी विशेषता है विषयगत विविधता। इन्हें इसीलिए बहुगी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने श्रृंगार के अलावा भक्ति, नीति, चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, इन सभी पर फुटकर दोहे लिखे। इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इनको शास्त्रों और लोक व्यवहार दोनों का व्यापक ज्ञान था। उनके दोहों में लोक संस्कृति, तीज त्योहार, खेल, मनोरंजन, होली, बसंत, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, चौगान, लोकगीत, लोक नृत्य, सभी का वर्णन मिलता है। उनकी बहुज्ञता के कारण ही उनके विषय में एक आलोचक लिखते हैं, करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवाद। जैसा कि हमने देखा, अभी सब तरह की मिलते हैं, तो उसमें भक्ति और नीति चरम पे मिलती है बिहारी के काव्य में। बिहारी ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहारी एक कृष्ण के भक्त कवि थे और वो राधा की जो स्तुति करते हैं, एक तो हम जैसे स्तुति हम अभी लिख चुके हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं उसको,
नीकी दई अनाकनी फीकी पड़ी गुहारी, तजो मनो तारक बिरहु बिरदु, बारन तारक तारन हारी। लगता है कि आपको तारने का गुण जो था वो अब खत्म हो गया है, केवल एक आध बार किसी को तारा और ख़त्म। उपालंब दे रहे हैं, है हिम्मत तो मुझे तार के बताओ। इसी प्रकार राधा की स्तुति करते हुए एक स्थान पर कहते हैं कि राधा जो कृष्ण के साथ खड़ी है उसके चमक के कारण जो कृष्ण हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, तो वो राधा मेरे ऊपर कृपा करे। जिस राधा के पास खड़े होने मात्र से काले कृष्ण श्याम कृष्ण एकदम हरे भरे हो जाते हैं। कवि ने नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं। इन दोहों को पढ़ने पर जो भी पढ़ता है वो इसमें डूब जाता है, क्योंकि लोक संबंधी ज्ञान हमें इन दोहों में बहुत अधिक मिलता है। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलु, मन मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुफिर ना घटे, बरु सकूल कुमलाई। एक बार संपत्ति सलिल बढ़ने पर, संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी सरोज कमल बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपके पास संपत्ति बढ़ती है, आपके पास का मतलब एक मनुष्य के पास संपत्ति बढ़ती है, उसके मन का भी विस्तार हो जाता है। फिर चाहे वो पानी खत्म हो जाता है, किंतु वो विस्तृत हुआ मन वापस सिमटता नहीं है। जैसे कि समूल कुम्हला जाता है कमल, लेकिन वो पानी कम होने पर समाप्त नहीं होता। पानी कम होने पर वो वापस सिमटता नहीं है, फैल गया तो फैल गया। बिहारी के काव्य की पांचवी विशेषता हम देखते हैं, प्रकृति का वर्णन। दूसरे रीतिकालीन कवियों की तरह बिहारी के काव्य में भी प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। प्रकृति के अनेक दोहे हैं। प्रकृति को आलंबन उद्दीपन दोनों रूपों में वर्णन किया है। तात्पर्य इस आलंबन उद्दीपन को लिखने का तात्पर्य ये है कि कहीं कहीं तो मात्र प्रकृति का वर्णन ही कवि का उद्देश्य रहा है। ये तो हुआ आलंबन रूप में प्रकृति वर्णन, और कहीं कहीं अन्य वर्णन करते समय प्रकृति को उसका एक सहायक के रूप में वर्णित किया है। उसको उद्दीपक के रूप में प्रकृति वर्णन इसलिए किया कि ताकि जो वर्णन वो कर रहे हैं अन्य, उसमें थोड़ा सा उद्दीपन आए, थोड़ी उद्दीप्तता आए, थोड़ी बढ़े। बैठी रही अति सघन मन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव छात छाँ। छाया को भी छाया चाहती है, ऐसी भयंकर गर्मी मिल रही है। जो छाया है वो भी बेचारी छाया की तलाश करने लगी है। ग्रीष्म ऋतु को देखिए, एक कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निदाग। एक एक ही जगह सबको बसा दिया है, चाहे वो सांप हो, मयूर हो, मृग हो या बाघ हो। वास्तव में जगत को तपोवन की तरह कर दिया है। तपोवन में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सब एक साथ रहते हैं। तो इस गर्मी के मौसम ने एक सीमित छाया में सबको साथ बिठा करके मानो इस गर्मी ने इस संसार को तपोवन का रूप दे दिया है। कवि बिहारी की काव्य कला के तहत अब हम अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष की बात करेंगे। कला पक्ष की दृष्टि से बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया और ब्रज भाषा को अपने चरम शिखर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी और अन्य सभी भाषाओं के शब्दों का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया। उनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। काव्य गुण। कवि बिहारी ने मूलतः श्रृंगार रस का काव्य लिखा, लेकिन उनके काव्य में भक्ति, नीति संबंधी दोहे भी मिलते हैं। यही कारण है कि माधुर्य गुण इनके अधिकतर यूज हुआ है। ओज गुण उसके काव्य में बिल्कुल नहीं है, बिहारी के काव्य में बिल्कुल नहीं है। बिहारी सत्सई में बहुत कम जगह ओज गुण मिलता है। प्रसाद गुण देखिए, जब माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जब लगाओ माला फेरो, छापे लगाओ, तिलक करो, कोई काम नहीं सेट नहीं होता, कोई काम नहीं सरता, कोई काम सफल नहीं होता।
मन कांचे नाचे। मन कच्चा है, जब तक है नाचता रहता है तब तक बिल्कुल बेकार है, वृथा है सब सारा काम। ये सांचे राचे राम, और मन सच्चा हो गया तो राम वैसे ही रच जाएंगे, हमारे अंदर आ जाएंगे। उसी प्रकार से माधुर्य गुण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस अनुराग से भरे चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे उजला होता जाता है। दूसरा देखिए, शब्द शक्ति। शब्दों में निहित अर्थ का बोध करने वाली शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं, शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। उनके काव्य में लक्षणा व्यंजना सब मिलती है, लेकिन व्यंजना देखिए आप तो, कट कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हिस्सों बात। सारी की सारी बातें हो गई हैं भरे हुए भवन में, आंखों ही आंखों में नायक नायिका के बीच में सारी बातें संपूर्ण हुई। कवि बिहारी ने अलंकारों, छंदों और बिंब का प्रयोग किया है। अलंकार प्रयोग के प्रति कवि बिहारी एक विशेष आकर्षण से जुड़े रहे। कहीं कहीं तो उनके एक दोहे में अलंकारों का मेला लग गया है। उपमा उनका प्रिय अलंकार है। अन्य अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा। छंदों के दृष्टिकोण से तो विविधता है ही नहीं, क्योंकि मात्र दोहा छंद और कहीं कहीं सोठा छंद, जो कि दोहे का ही एक थोड़ा सा विकसित या विचलित रूप है। तो बिहारी सत्सई में 700 दोहे हैं। इसका मतलब छंद वैविध्य इनके नहीं मिलता है। कवि बिहारी ने दोहों में गागर में सागर भरी है। जैसे कि कहत नटत वाला हम दोहा देखते हैं तो कितनी क्रियाएं एक साथ इस छोटे से 2 पंक्ति के दोहे में संपादित हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये नावक कहीं कहीं किसी व्याख्याकार ने या पुस्तक में नाविक कर दिया गया है, और तीर का फिर उससे सामंजस्य न बैठने के कारण तीर को चप्पू कहा गया है। लेकिन देखिए, चप्पू न छोटे नहीं होते, चप्पू पहली बात तो। और जो नावक है वो होता है एक जंगल में बसर करने वाला, उड़ने वाला एक कीड़ा, जिसके दंश बड़े छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं। लेकिन जब किसी को काटता है, दंशित करता है, तो उसके पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो उसी प्रकार से समझ में आने पर बिहारी के काव्य में इसी प्रकार की विशेषता है। दोहा छोटा सा छंद है, लेकिन जब ये समझ में आ जाता है लोगों को तो अपना प्रभाव, बहुत लंबा चौड़ा व्यापक प्रभाव ये छोड़ता है। कवि बिहारी ने अपने काव्य में अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अनेक ऐन्द्रिक और अनुभूति परक बिंबों का प्रयोग किया है। ऐन्द्रिय बिंबों में दृश्य बिंब उनका सर्वाधिक प्रिय बिंब है। तो इस विवचन के आलोक में हम कह सकते हैं कि कला पक्ष हो या भाव पक्ष हो, दोनों ही दृष्टिकोण से बिहारी का काव्य उच्च प्रकार का, उच्च कोटि का काव्य है। वे निर्विवाद रूप से रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में से एक कहे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस जो अध्ययन किया है वो बिहारी की काव्य कला का वर्णन हमने समझा है। बिहारी अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। राजाओं के सानिध्य में रह रह करके बिहारी अपनी काव्य कला को निखारते जा रहे थे। तो हम अब इस बिहारी के इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कल एक अन्य कवि के जीवन परिचय को समझने का प्रयास करेंगे, तथा बिहारी का भी यदि कोई मुझे महत्वपूर्ण अंश प्रतीत होता है तो हो सकता है कि बिहारी के ही उस अंश को हम कल भी कंटिन्यू करें, क्योंकि बिहारी रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य सृजन रीतिकाल की परिपाटी में रह करके नहीं किया, किंतु जब भी कोई काव्य का मर्मज्ञ या कोई हिंदी साहित्य का प्रणेता, हिंदी साहित्य का अध्येता
बिहारी को पढ़ता है तो पता है कि अरे इसमें तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो रहा है रीति का, तो इसीलिए इसको रीति सिद्धि भी कहा जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।